दोस्तों आप लोगों ने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा लो, यहां पर इतना टन फूड जो है वो वेस्ट किया जाता है एनुअली इंडियन होम्स के अंदर में। ये मैं घरों की बात कर रहा हूं। एक तो है मेक्सिको, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नीचे पूंछ है इसकी। जैसे हमारी पूंछ श्रीलंका है, ऐसे ही यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पूंछ है मेक्सिको। और इसी के साथ में एक है इक्वाडोर, नाम था फ्रेम। फ्रेम याद रख लेना, कोई भी डाउट इसके लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीबी सबसे खतरनाक और भुखमरी उससे बदतर। अगर इंसान जो है यहाँ पर भुखमरी के टाइम पर उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों आप लोगों ने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यानी कि अन्न जो है उसका आप लोगों के शरीर के अंदर में डायरेक्ट एंट्री होती है, और उसके हिसाब से आप लोगों का शरीर जैसा खाता है वैसे ही आप लोगों का दिमाग सोचता है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं जब 10th में था, बेसिकली 10th 9th में था, 10th मतलब 9th में था, 10th में जैसे एंट्री करने वाला था, मैंने एक स्पीच दी थी शाकाहार और मांसाहार के बारे में। ठीक है, तो फिर वहां पे स्कूल पे सेलेक्ट हुआ था, फिर मैं तहसील पे दी थी, तहसील पे होता, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर मैंने स्पीच दी थी। तो यहाँ पर उसमें ये पॉइंट था, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें शाकाहार और मांसाहार को लेकर डिबेट और डिस्कशन किया गया था। तो उस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा, पर जब भी ऐसा पॉइंट आता है मुझे वो याद आ जाती है चीजें। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है फूड वेस्टेज के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। फूड वेस्टेज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेकर अभी ये बोला गया कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू 900 कार ऑफ फ्रॉम द रोड इन ए ईयर। यानी कि आज की डेट में जो हम लोग खाना उगाते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो लोगों के थाली तक पहुंचता है, उस प्रोसीजर के अंदर में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एक तरीके से एमिशन होता है। यानी कि वो गैस निकल कर आती है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी गैस को हम लोग कम कर सकते हैं अगर खाने को हम लोग वेस्टेज को अगर हम लोग कम कर दें। क्योंकि आज की डेट में घरों के अंदर तो नॉर्मली खाना हम लोग बर्बाद करते ही करते नजर आते हैं। दूसरी साइड में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी जगह खासकर जहां पर पार्टीज होती हैं या शादी होती है, कोई बर्थडे पार्टी है क्या है, वहां पर भी खाना बर्बाद होता हुआ नजर आता है। एक बार भी अगर हम लोग थाली में कुछ खाना ले रहे हैं, अगर हमारे मन में कोई भी एक बार ऐसी पिक्चर आ जाए कि भाई खाना वेस्टेज करने की वजह से कई सारे लोग जो है आज के दिन में भूखे सो रहे हैं, और हमारे माइंड में ऐसी कोई पिक्चर आ जाए, तो कभी ना तो हम लोग थाली में खाना छोड़ेंगे, ना ही खाने को हम लोग फेंकेंगे। क्योंकि हम लोग जिसको बड़ी आसानी से ले पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो एक सपना होता है कि भाई एटलीस्ट डेली खाना टाइम पर मिल जाए। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर मुद्दा ये निकल कर आता है, भारत भारत की बात बता रहा हूं मैं, किसी बाहर देश की बात नहीं बता रहा हूं। अमीर देशों की तो कहानी आप लोग छोड़ दो, अभी उस देश की बात बता रहा हूं जहां पर बहुत सारे लोगों को खाना मिल नहीं पाता है। 68.7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा लो, यहां पर इतना टन फूड जो है वो वेस्ट किया जाता है एनुअली इंडियन होम्स के अंदर में। ये मैं घरों की बात कर रहा हूं, इसमें मैंने पार्टीज शादी विवाह को कंसीडर नहीं किया है। ये कंडीशन है आज की डेट में। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आप लोगों को बात करूं, 50 किलोग्राम पर पर्सन हम लोग वेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में खाने को। मतलब आप लोगों में पूरी कहानी बताऊंगा अभी यहां तक लाने के लिए। 1/3 ऑफ ऑल द फूड जो प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर में, वो वेस्ट हो जाता है या बेकार हो जाता है बिफोर इट इवन ईटन। यानी कि जब तक वो लोगों की थाली में पहुंचता है, उससे पहले 1/3 हम लोग बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूं, तो इस चीज को बड़े एक तरीके से अच्छे से समझ पाता हूं। मैं आप लोगों को ये चीजें थोड़ी समझाने की भी कोशिश करता हूं। आज की डेट में अगर आप लोग कोई खाना खा रहे हैं, तो आप लोग की थाली में कैसे पहुंचता है, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। एक किसान है, वो किसान उसको अपने खेतों में उगाता है, उस खाने को फूड बेसिकली अपने खेतों में प्रोड्यूस करता है, गेहूं चावल जो भी होते हैं। फिर या तो उसको कोई यहाँ पर मार्केट में खरीद लेता है, या फिर गवर्नमेंट खरीद लेती है, जो कि आप लोगों को एमएसपी पर लाकर बेचती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोगों ने सुना ना, तो वो किसानों से यहाँ पर इस सामान को खरीद लेगी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। और फिर वो लाकर जो खाना जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो जो हमारे देश के अंदर में जो जो एफसीआई है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर में गोडाउंस में वो सामान रखा जाता है सारा लाकर। और फिर जो आप लोगों को यहाँ पर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जिसको आप लोग पीडीएस बोलते हैं, ये फिर आप लोगों के घरों में यहाँ पर ये पहुंचता है, आप लोगों की थालियों में वो खाना पहुंचता है। तो पूरी प्रक्रिया चलती है। तो अगर आप लोग एक किसान परिवार से आते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कई बार कई सारी फसल जो है वेस्ट हो जाती है। मान लीजिए मैंने अपने खेतों में टमाटर लगाए, तो टमाटर के चांसेस है कि वो खेतों में ही कई बार खराब हो जाएंगे। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। या फिर कोई दूसरी चीज लगाए, गेहूं भी कई बार ऐसा होता है कि बारिश हो गई, ओले पड़ गए, बहुत सारा गेहूं बर्बाद हो जाता है, गन्ना भी कई बार बर्बाद हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें तो खेतों में बर्बाद हो जाती है। खेतों से मार्केट में लाते लाते कई सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं, ऐसे आइटम जो पीरिसेबल होते हैं, यानी कि वो आइटम
जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यहां तक आते आते वो आप लोगों को खराब होते हुए नजर आएंगे। यही आइटम फिर यहां पर जाते हैं दुकान के पास में, कुछ दुकान के लेवल पर खराब होते हुए नजर आएंगे, और फिर ये आप लोगों के घरों में पहुंचते हैं। तो आप लोगों को ये जो प्रक्रिया है खेत से लेके आप लोगों के घरों में पहुंचने से पहले ही जितना खेतों में हम लोगों ने उगाया है उसका 1/3 जो है वो बर्बाद हो जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कितना नुकसान है। इसलिए कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज चेन जो है वो यहां पर बनानी चाहिए। इसके चलते अगर कोल्ड स्टोरेज चेन हम लोग बना पाते हैं तो कम से कम बहुत सारा खाना जो किसानों के खेतों के पास में बर्बाद होता है उसको हम लोग बर्बाद होने से रोक पाते हैं। तो ये इसीलिए बार बार इसके बारे में डिबेट और डिस्कशन किया जाता है। इसमें एक तो ये पहलू मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां तक चीजें पहुंचती है। अब दूसरा पहलू मैं आप लोगों को यहां पर और बताऊंगा, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये जो बचा कुचा यहां पर आता है, अब इसमें कूद जाते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस। जैसे मैंने बताया था कि मुझे अभी रिसेंटली ये चीजें पता चली कि अदानी साहब जो है वो एप्पल भी बेचते हैं, अंबानी साहब जो है वो भी आज के दिन में सारा सामान बेच रहे हैं। तो ये यहाँ पर अगर मैं अदानी के एप्पल के बारे में बात करूं, वो एप्पल एक किसान से खरीदा जा रहा है, ये बकायदा आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। उस किसान से खरीदा जा रहा है 15 से 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। और वही एप्पल जो है मार्केट में लाके एक पॉलिथीन के अंदर में डालकर, उसके अंदर कुछ नहीं किया उन्होंने, एप्पल है पेड़ से तोड़ा, उसको एक पैकेजिंग में पैक किया, अदानी की उसके ऊपर में ठप्पा लगा दिया। अदानी का ठप्पा लगाते ही वो 20 रुपए केजी का एप्पल जो है वो 10 गुना प्राइस बढ़ जाती है और 200 रुपए केजी का वो एप्पल बन जाता है। तो ये जो 200 रुपए केजी का एप्पल बन जाता है, अब इसी एप्पल को आप लोग खरीदते हैं अपने बेसिकली खाने के लिए, तो इसका जो सारा इंपैक्ट पड़ता है वो आप लोग की पॉकेट पर पड़ता है। यानी कि वही खाना जो किसानों ने 20 रुपए में बेचा वो आप लोग को 200 रुपए का मिल रहा है। बचा कुचा पैसा जो है वो बेसिकली 180 रुपए जो है वो बिजनेसमैन की पॉकेट में चला जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं इसका रिलेशन में आप लोगों को आगे समझाऊंगा। अभी हम लोग बोलते हैं कि यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। अब दो चीजें गलत कैसे हो सकती हैं और सही कैसे हो सकती हैं, अगर ये एंगल आप लोग समझोगे तो आप लोग को बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएगी। मैंने बोला कि हमारे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो। अब यहां पर प्राइवेट वाले क्या बोलते हैं, प्राइवेट वालों को बोलते हैं कि भाई एप्पल जो है वो किसानों से अगर तुमको खरीदना है तो मिनिमम 50 रुपए पर केजी के हिसाब से यहां पर खरीदना एप्पल यहां पर किसानों से। तो भाई साहब अदानी साहब कह रहे हैं कि भाई मैं तो सोच रहा था कि 100 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लूं, पर लेकिन सरकार ने ही यहां पर इनके ऊपर में एक एक बाउंडेशन लगा रखी है कि भाई साहब तुम 50 रुपए तो दो मिनिमम। तो इसकी वजह से मुझे भी ना, मैं भी 50 में ही खरीद लेता हूं भाई साहब, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यही है तो मैं भी 50 में खरीद रहा हूं, वरना मेरा मन तो 100 रुपए पर केजी खरीदने का था यहाँ पर। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जाती है कई बार, और इसका नुकसान भी होता है। कई बार आप लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, अवेलेबिलिटी कम होती है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। पर लेकिन ये सोचना कि किसानों की जेब भर दें हम लोग सोने चांदी से, इससे पहले ये सोचो कि किसानों की हालत एटलीस्ट ऐसी तो करें कि भाई साहब उनकी डेथ ना हो, वो सुसाइड ना करें, एटलीस्ट इतना तो काम करें। तो इसीलिए किसान जो 3 फॉर्म बिल लेकर आए गए थे, किसानों के लिए बोला गया था कि एटलीस्ट इनको आप लोग को इतना सपोर्ट प्रोवाइड यहां पर कराइए कि इनकी बेसिक रोजी रोटी यहां पर चलती रहे। अब सोच के देखो, आप लोगों को पता है भाई साहब मार्केट में एयरटेल है, मार्केट में जियो है और मार्केट में ही बीएसएनएल है। बीएसएनएल सिस्टमेटिकली बर्बाद हो गया, आज की डेट में एयरटेल और जियो ने यहां पर कमांड संभाली अपने हाथ में। अगर कल को चलकर यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा दिया तो जो यहां पर जिन फसल के अंदर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, ये लोग उसी फसल को भाई साहब जीरो के भाव में खरीदेंगे। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कथनी और करनी में फर्क नजर आएगा, अपने आप ये एक तरीके से एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये देश को चलाते हुए नजर आएंगे। आप लोगों ने सुना होगा ना, अभी जो मूवी बोली थी मैंने महर्षि मूवी, वो महर्षि मूवी में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, किसानों के बारे में उसने फोकस किया है। और वहां पर एक चीफ मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट रहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो बिजनेसमैन के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो रियलिटी में कठपुतली होते हैं बिजनेसमैन के हाथ की। रियल सरकार जो होते हैं वो बिजनेसमैन चला रहे होते हैं इनडायरेक्ट वे में। आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना है हिस्ट्री के अंदर में। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, हमारे ही देश के किसी इंसान को बैठा देती गद्दी के ऊपर में, और भाई साहब अंदर से अपना रूल किया करती थी, पूरा डिसाइड वो करते थे, आर्मी वगैरह सारी अपने कंट्रोल में रखते थे। फेस राजा का रहता था कि भाई इंडियन राजा है। तो सिचुएशन ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो सेम कंडीशन आज भी ऐसे ही देखने को मिलती है आप लोगों को। बिजनेसमैन जो है वो यहाँ पर किंग मेकर आज के डेट में हुए बैठे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे रूल और रेगुलेशन नहीं बनाएगी जिससे कि यहाँ पर बिजनेसमैन को फायदा ना हो, तो भाई वो पॉलिटिकल पार्टी जो है कल को पावर में देखने को आप लोग को नहीं मिलेगी। इतनी पावर बिजनेसमैन के हाथ में होती है। और ये कोई भारत के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये कंडीशन है आज के डेट में। तो अभी यहां पर मुद्दा मेरा समझाने का पर्पज बेसिकली ये था
कि आज की डेट में अगर कल को चलकर आप लोग सोचो, यहां पर मार्केट के अंदर में सारे एप्पल अदानी ने खरीद लिए, अब ये डिसाइड करेगा कि एप्पल का भाव क्या होगा। तो भाई साहब ये मार्केट को रेगुलेट करना, बेसिकली अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं होगी, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर काम नहीं करेगी, तो कल को चलकर पूरा मार्केट जो है वो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगा। इसी को लेकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो 3 बिल लेकर आ रहे थे, उसी लिए उनके द्वारा उसको रोकने की बात की गई कि अगर प्राइवेट के हाथ में चला गया तो मार्केट में कार्टेलाइजेशन बना लेंगे। कार्टेलाइजेशन का मतलब ऊपर से तो दिखेगा कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों को बीएसएनएल एक साइड में पड़ा हुआ कोने में है और यहाँ पर जियो और एयरटेल है, भाई एक ने भाव बढ़ा दिया, दूसरे ने भाव बढ़ा दिया। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, जोमेटो आज की डेट में जो फूड डिलीवरी ऐप है वो प्लेटफॉर्म फी लेना स्टार्ट कर रहा है। उसके साथ में भाई साहब उसने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई, स्विगी ने बढ़ा दी। पेटीएम से अगर आप लोग रिचार्ज कर रहे हैं तो भाई साहब पेटीएम ने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई, तो भाई साहब फोन पे ने भी प्लेटफॉर्म फी लगा दी यहाँ पर रिचार्ज करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। तो इसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन, मतलब एक दूसरे के साथ में इंटरनली इन्होंने हाथ मिला रखा है, ऊपर से आप लोगों को दिखा रहे हैं कॉम्पिटिशन में है। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? हम जैसे कॉमन मैंगो पीपल को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट में रेगुलेशन के नाम पर कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए। जैसे बीएसएनएल को दुरुस्त बनाना जरूरी है अगर चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को डील करना, ऐसे ही मार्केट में एसबीआई है, उसके सामने आईसीआईसीआई एचडीएफसी जो है वो कम से कम एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, क्योंकि पता है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ऐसे ही एलआईसी है गवर्नमेंट की, जिसके चलते सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक लेवल में रहती है, औकात में रहती है। तो हर एक फील्ड में कोई ना कोई सरकारी गुंडा होना चाहिए, सरकारी एजेंसी होनी चाहिए जो कि इसको डील करती है, यहाँ पर नजर आए, ये चीजें समझाने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल कर आती है कि ये चीजें हम लोग नॉर्मली सरकारी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, फिर दिक्कतें नजर आती हैं और फिर फूड का प्राइस जो है वो भाव जो है आसमान छूता हुआ नजर आता है। तो ये समस्या देखने को मिलेगी। तो इसीलिए बोला गया कि जो वेस्टेज आज की डेट में हो रहा है, इस वेस्टेज को हम लोगों को समझना पड़ेगा और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफी लार्ज स्केल पर हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि आज की डेट में जो फ्रेम है, FRAME फ्रेम, फ्रेम मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात इनके द्वारा बोली गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फूड रिकवरी अवॉइडेंस मीथेन एमिशन। ये एक तरीके से ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिसके चलते आज की डेट में मिलकर काम करेंगे, ताकि जो खाना बर्बाद हो रहा है, इस बर्बाद होने वाले खाने को हम लोग रोकेंगे। और ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है, ये ग्लोबल फूड बैंकिंग नेटवर्क के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है, ताकि ग्लोबल लेवल पर जहां जहां खाना, देखो आप लोगों ने खेतों में अगर चावल उगाए, 1 किलो चावल उगाने में ये मानता है कि 3 से लेके 5,000 लीटर पानी खराब होता है 1 किलोग्राम चावल उगाने में। अब वो चावल थाली में भर भर कर डस्टबिन में डाल दिया, इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने इतना तो वाटर बर्बाद कर दिया, पानी बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से यहां पर आप लोग सोच के चलो एक तरीके से कितना एक नुकसान आप लोगों को देखने को मिला। तो इसकी वजह से यहाँ पर वो चावल उगाया गया, फिर उस चावल को निकाला गया, उसको मेहनत इस्तेमाल उसके पीछे कितनी रही होगी, ठीक है, तो मेथेन का एमिशन कितना हुआ यहाँ पर। तो इसकी वजह से आप लोग सोच के देखो कि हम लोग एक डायरेक्शन सोचते हैं, दूसरी डायमेंशन हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो फूड बैंक बनाना, अभी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में एक बड़ी अच्छी चीज लगी, उन्होंने सड़कों पर वो नहीं कहते कि वेंडिंग मशीन लगा दी जो कि रोटी देती है, मतलब कोई भी भूखा नहीं सोएगा भाई साहब एटलीस्ट यहाँ पर। तो इसके चलते ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया पायलट बेसिस पे यहाँ पर कुछ कंट्रीज के अंदर में, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके नाम आप लोग समझ सकते हैं। एक तो है मेक्सिको, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नीचे पूंछ है इसकी, जैसे हमारी पूंछ श्रीलंका है, ऐसे ही यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पूंछ है मेक्सिको। और इसी के साथ में एक है इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पर है? वो साउथ अमेरिका के अंदर में है, हालांकि दिख तो गया होगा वो लोग को। ये एग्जैक्ट इक्वाडोर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग देखेगा यहाँ पर इन्होंने इसको इनिशिएट किया था, जिसका नाम था फ्रेम। फ्रेम याद रख लेना, कोई भी डाउट इसके लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। FRAME, ठीक है। तो इनके द्वारा इसके यहाँ पर इन एरिया में पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया। मुद्दा क्या था कि भाई साहब फूड बैंक बनाएंगे यहाँ पर ये, इसी के साथ में यहाँ पर जो फूड रिकवर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेगी, पब्लिक और प्राइवेट यानी कि सरकार और प्राइवेट वाले मिलकर काम करेंगे, जो भी कंपनीज आना चाहती है। साइंटिफिक एक्सपर्ट आएंगे इस फील्ड में, जो कि फूड लॉस को कैसे कम किया जा सकता है उसके ऊपर में काम करेंगे। वेस्टेज होते हुए खाने को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग एक्यूरेटली, उसके लिए मेजर्स निकालेंगे, ताकि हम लोग फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को समझेंगे, ताकि जिस पर खाना पहुंचाना है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के टाइम पर, जब ये लड़ाई चल रही थी, सबसे ज्यादा जो रोए वो रोए थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोग, क्योंकि इनके द्वारा ये बोला था कि हम तो यार इन्हीं से खाना खरीदते थे। क्योंकि दुनिया में अगर 100 लोग आज के डेट में खाना खा रहे हैं,
तो 25 लोगों को खाना रसिया और यूक्रेन खिला रहा था। तो इन्होंने बोला कोविड 19 से इतने लोग नहीं मरे थे जितने इनकी लड़ाई से मर जाएंगे, तो प्लीज हमको खाना खिला दो, इनकी लड़ाई बंद करवा दो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। तो खाना बर्बाद करना भी एक तरीके से, खाना एक तरीके से आप लोग ऐसे समझो, से बिजली का बल्ब अगर आप लोग जलाकर छोड़कर चले जाते हो, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद कर रहे हो, पंखे घर के एसी कूलर चले छोड़ जाते हो, तो आप लोग बिजली बर्बाद कर रहे हो। और अगर आप लोग ये बंद करते हो तो बिजली बना रहे हो आप लोग। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग अपने घर में फिर यूज करोगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो आप लोग खराब कर रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी और के यूज में आ जाएगी। तो इससे आप लोग समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए नजर आते हो। तो बॉर्डर पर खड़े होकर ही देश की रक्षा नहीं होती है, देश के अंदर रहकर भी देश की रक्षा आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें समझ सकते हैं। वैसे ही क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ रहा है आज की डेट में, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर में इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। इसकी वजह से देखो ये सारे एक दूसरे के साथ में रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ाने में एग्रीकल्चर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। 11% ग्लोबल लेवल पर जो ग्रीन हाउस एमिशन गैस, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ाती है इन्वायरमेंट का, वो यहाँ पर लगभग 11% जो है वो इसी से निकल कर आती है। लाइव स्टॉक जानवर आप लोग देखने को मिलते हैं, मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। गाय भैंस का गोबर है, गांव में अगर आप लोग रहते हैं, उसको उसके उपले बनाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को देखना उसमें हाथ डालना तो आप लोगों को लगेगा उसमें गरम गरम लगेगा। ठीक है, आप लोगों ने घरों के अंदर में जो नहीं कूड़ी रहती है, कूड़ी बोलते हैं उनको बेसिकली, जो बहुत सारा गोबर इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको भरकर जो बुग्गी रहती है उसमें डाल डालकर उसको फिर खेतों में ले जाकर डालते हैं। तो भाई जब उसमें फावड़ा डाला जाता है, उसको निकाला जाता है, तो उसके अंदर से भाप निकलती है। तो ये आप लोगों को मेथेन गैस आप लोगों को वहां पर देखने को मिलती है, CH4, काफी लार्ज स्केल पर। तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग जब तक इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशन इसके साथ में कनेक्टेड है, तब तक आप लोग चीजों को एक दूसरे के साथ में कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफी लार्ज स्केल पर जो मेथेन है वो यहां से निकल कर आती है। और मेथेन जो निकल कर आती है भाई साहब, ये कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा पावरफुल होती है इन्वायरमेंट को गर्म करने में। अब आप लोग इससे अंदाजा लगाइए कि मेथेन जो एग्रीकल्चर से निकल कर आ रही है, फिर इनसे निकल कर आ रही है। अभी यूरोप के अंदर में एक देश था, उसने अपने देश के अंदर में कई सारे जानवरों को मार डाला। क्यों? क्योंकि वो खा रहे थे, गोबर कर रहे थे, उसकी वजह से जो जो CH4 निकल रही थी, तो उसके चक्कर में उन्होंने मार डाला ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। ऐसी भी कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। तो लैंड का यूज कैसे करना है उसको देखना है, जानवरों का इस्तेमाल करना है। फूड प्रोडक्शन जो है वो एनर्जी इंटेंसिव आज के प्रोसेस फूड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है देश के अंदर में, तो इसमें भी बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, अगर आज की डेट में नागपुर के अंदर में अगर हम लोग जो ऑरेंज उगा रहे हैं और फिर लेकर उनको दिल्ली के अंदर में आ रहे हैं, या फिर उनको आसाम के अंदर में जा रहे हैं, या फिर उनको तमिलनाडु के अंदर में लेकर जा रहे हैं, तो उसको ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। अगर वेस्ट बंगाल के टमाटर अगर कोई बैठा हुआ दिल्ली में खा रहा है, या फिर कोई बैठा हुआ उसको गुजरात में खा रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको लेकर गया होगा वहां पर। अगर उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर में उगाए हा गेहूं या फिर दूसरा प्रोडक्ट कहीं और जा रहा है, तो कहीं तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ये चीजें हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इंपैक्ट जो है फूड का क्लाइमेट के ऊपर में ये बहुत ही बड़ा है यहाँ पर, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए फूड इंडस्ट्री को भी हम लोग को डील करके चलना पड़ेगा कि जो वेस्टेज हो रहा है अगर हम लोग उसको ढंग से लेकर नहीं चलेंगे, पैकेजिंग वाले एरिया को अगर हम लोग ढंग से लेकर नहीं चलेंगे, फूड की चॉइस भी हम लोग को ढंग से ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि आज की डेट में खासकर फूड की चॉइस के साथ में फूड उगाना, पंजाब और हरियाणा आज की डेट में हमारे देश के अंदर में, जो आप लोगों को पता है कि एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग लेकर आए थे जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर देश के अंदर में गेहूं और चावल की खेती की गई। पंजाब और हरियाणा के अंदर में बे इंतहा लेवल पर इसका फायदा उठाया गया किसानों के द्वारा। पर लेकिन पंजाब में इतनी कंडीशन खराब हो गई कि तीन तीन क्रॉप्स ले रहे हैं वो चावल की, जबकि वाटर टेबल बहुत ही नीचे जा चुका है। और इसका खुद कई सारी रिसर्च अभी रिसेंटली सामने निकल कर आई, रिपोर्ट सामने निकल कर आई। यानी कि फूड जो है आज की डेट में किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है वो भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, किस तरीके की चीजें समझ रही है। अभी यहाँ पर इसको कंपेयर किया था, हालांकि ये डिबेट अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आज की डेट में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को वेज खाना है या फिर नॉन वेज खाना है, तो कई सारे लोग ये बोलते हैं, मान लीजिए कोई इंसान आज की डेट में चिकन खा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चिकन को जब तक वो बड़ा होता है, बड़ा करने के लिए दुनिया भर का अनाज खिलाया जाता है, और फिर उसमें से जो प्रोटीन निकल कर आता है कि एक बार मार दिया और उसको खा लिया, उसकी वजह से क्या रहता है कि वो इतना एक तरीके से वर्थ इट नहीं है जितना यहाँ पर होना चाहिए।
कि जितना उसके ऊपर में इन्वेस्ट किया है और जितना वो प्रोटीन प्रोवाइड करा रहा है तुम लोगों को, वो उतना अप टू द मार्क नहीं है। ऐसी कई सारी स्टडी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते प्लांट बेस्ड डाइट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, कि ताकि यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके कि हाई इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा है। तो ऐसी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्लास्टिक पोल्यूशन निकल कर आता है, कोई भी पैकेजिंग होती है तो उसको देखना पड़ेगा। तो फूड इंडस्ट्री ग्रीन हाउस एमिशन कितना ज्यादा कर सकती है, वो अंदाजा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं बोलूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब मैं आप लोगों से बात करता हूं खाने के बारे में, क्योंकि गरीबी सबसे खतरनाक और भुखमरी उससे बदतर। अगर इंसान जो है यहाँ पर भुखमरी के टाइम पर उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उसकी जिंदगी जो है उसको कोई मतलब नहीं बन जाता है। हेल्थ तो दूर की बात हो जाती है कि नॉर्मल खाना ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा टॉपिक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आगे से खाना जो है बर्बाद नहीं करना है। वो क्वेश्चन क्या था जो मैं आप लोगों से पूछने के लिए बोल रहा था, वो सुनना आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि आप में से यहाँ पर आज की डेट में जब आप लोग पैदा हुए थे, तो पैदा होने का साल आप लोगों को पता होगा, उस टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है इन चीजों के अंदर है, ठीक है। तो देखता हूँ आप में से कौन कौन बताता है कि जब पैदा हुए तो आप लोग हुए उस टाइम पर देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो कई बार ऐसी की अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक से मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग ये टॉपिक कैसा लग रहा है। फीडबैक देना आप लोग भूल जाते हो। अगर टॉपिक पसंद नहीं आता है तो बता दिया करो यार, उसको सुधार लेंगे। पर लेकिन एटलीस्ट फीडबैक देना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में कंसिडर कर लो, कि कुछ हो चाहे ना हो, फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लग रहा है, कैसी कैसी चीजें आप लोगों को लग रही है, फिर कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो उससे पता चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है ना।